हेडिंग डाल दीजिए हाउ टू बैलेंस, ठीक है, आप शॉर्ट में हेडिंग डाल दीजिए बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। सपोज करो मैं कोई भी एक इक्वेशन लिख देता हूँ, आपके एनसीईआरटी का एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। एक एनसीईआरटी का आपका एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको लेके बताता हूँ कि उन्होंने क्या बोला, एक मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन को उन्होंने क्या किया, बंट किया, और मैग्नीशियम रिबन को बंट करके उन्होंने क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है। वो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक मैग्नीशियम, मैं आपको पहले लैंग्वेज फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन, उसको क्या किया, इन्होंने बर्न किया, और उन्होंने क्या किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन था, मैग्नीशियम रिबन को इन्होंने बर्न किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब देखो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम को मैं क्या करूँगा, Mg से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं एलिमेंट फॉर्म में इसको क्या कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब एलिमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगा तो मैग्नीशियम को अब पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीशियम से, Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम। अब देखो कोई भी चीज़ बंट होती है, तो कोई भी चीज़ बंट होती है तो किसकी प्रेजेंस में बंट होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बंट होती है। तो यहाँ पे जब बंट लिखा है तो इस बंट किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे मैं बंट की जगह O2, ठीक है, O2 की प्रेजेंस में वैसा कोई भी चीज़ क्या होती है, बंट होती है, ठीक है। ये मिलके इस इक्वेशन में बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपकी क्या है, केमिकल रिएक्शन है जो आपके एनसीईआरटी एक्सपेरिमेंट में दे रखी है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। आपका सवाल क्या है, सर कैसे करेंगे बैलेंस, और मेरा सवाल ये है कि बैलेंसिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी कि मैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को इक्वेशन को मैं बैलेंस करूँ, क्या जरूरत मुझे पड़ी, क्यों मैं बैलेंस करूँ। ये इक्वेशन ये जो लिखी हुई है ये क्या सही नहीं लग रही, लेकिन जरूरत पड़ी, इसका रीज़न क्या, सुनिए रीज़न देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो रीज़न की बात करते हैं, ठीक है, रीज़न की बात करता हूं। देखो आपने एक लॉ पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा। कंजर्वेशन ऑफ मास जो लॉ है वो क्या बोलता है, ये बोलता है कि कोई भी मैटर होता है ना, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। एनी मैटर क्या बोलता है कि एनी मैटर इन द यूनिवर्स, तो एनी मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। कहने का मतलब है कि कोई भी मैटर यूनिवर्स में देख लेना, कोई भी मैटर होगा उसको न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इससे क्या लेना देना। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम का कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन के कितने, दो एलिमेंट है। ये कौन सा है, ये प्रोडक्ट साइड है, और ये रिएक्टेंट साइड है, सॉरी, और ये क्या है, प्रोडक्ट साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का कितना है, मैग्नीशियम का एक कंपाउंड है, यहाँ पे मैग्नीशियम का कितना है, एक कंपाउंड है। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने, दो कंपाउंड है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना, एक कंपाउंड है। मतलब क्या हुआ कि इसके इक्वेशंस को देख के ये लग रहा है कि ऑक्सीजन का यहाँ दो मैटर थे, यहाँ एक मैटर हुआ, एक मैटर गायब हो गया, यहाँ तो डिस्ट्रॉय हो गया। कहने का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन का एक मैटर डिस्ट्रॉय होगा, इस इक्वेशन को देख के मुझे लग रहा है, लगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने थे, दो मैटर थे, और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना था, एक मैटर था। ये इक्वेशन को देख के मुझे लग रहा है कि ऑक्सीजन का एक मैटर डिस्ट्रॉय हो गया। कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ी, क्या बोलता है, एनी मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड।
मतलब क्या हुआ कि कोई भी मैटर, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे नाइट्रोजन हो, कुछ भी हो, न तो क्रिएट कर सकता है न डिस्ट्रॉय कर सकता है। और यहाँ इक्वेशन क्या बोलती है कि एक मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसका मतलब ये तो कंट्रोवर्स हो गया दोनों चीज़ें। इसीलिए बैलेंसिंग इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यदि जैसे मैं इसको इक्वेशन को बैलेंस करके लिखूंगा तब मुझे पता लगेगा कि नहीं, एक्चुअल में ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, बैलेंसिंग में ही कुछ गड़बड़ थी। तो ये इंपॉर्टेंट है रीजन, कंजर्वेशन ऑफ मास इंपॉर्टेंट है, एनी मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और यही चीज़ अपने को ले आती है बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशंस पर। ठीक है, तो ये तो चीज़ हो गया, रीजन क्यों कर रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। अब समझ रहे हैं कि बैलेंसिंग इक्वेशन करते कैसे हैं। ठीक है, ये इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई बोर्ड में, Mg ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब इसको बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग के स्टेप बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। पहला स्टेप, स्टेप वन, आपको क्या करना है, आपको सारे एलिमेंट को एक बॉक्स में क्या करना है, बंद कर देना है। यह आपका पहला स्टेप होगा। अब बताता हूँ क्यों बॉक्स में बंद करना है। जब भी आप बैलेंसिंग करते हैं ना इक्वेशंस, जैसे कि मैग्नीशियम को सपोज करो बैलेंसिंग इक्वेशन में पता लगा कि मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि इस बॉक्स के अंदर छेड़छाड़ी नहीं करनी। बॉक्स के बाहर आप 3 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 2 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 1 से मल्टीप्लाई करो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट, बट आप इसके अंदर कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं कर सकते। नो चेंज इज कंसिडर इन दिस बॉक्स। ओके, अंडरस्टैंड। देखो, तो अब मेरा पहला स्टेप हुआ कि इसके बॉक्स से बंद कर दो। इससे क्या हुआ कि आपके गलती करने के चांसेस क्या हो गए, कम हो गए। ये स्टेप 1 हो गया। आप क्या करो, उसको बॉक्स में बंद कर दो। ठीक है, तो मैक बॉक्स, ये स्टेप 1 हो गया। अब आ जाओ स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या बोलता है, आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। अब देखो, बैलेंसिंग करने के बहुत सारे तरीके। आप पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो, फिर मैग्नीशियम को बैलेंस करो। हो सकता है कि पहले मैग्नीशियम को बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो। हो सकता है पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड को बैलेंस करो और फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो, फिर मैग्नीशियम को बैलेंस करो। ये बहुत सारे तरीके होते हैं। एनसीईआरटी क्या बोलता है, एनसीईआरटी बोलता है कि आप सबसे जो आपको डिफिकल्ट एलिमेंट लग रहा है, जो बड़ा एलिमेंट लग रहा है, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे बड़ा है, तो आप पहले उसको लीजिए और उसको क्या कीजिए, बैलेंस कीजिए। जैसे कि कोई बड़ा एलिमेंट, जैसे कि आपका कोई इक्वेशन में Fe2O3 जो बड़ा एलिमेंट है, तो पहले आप उसको लीजिए। ठीक है, पहले उसको बैलेंस कीजिए, उसके बाद में जो छोटे एलिमेंट है उस पर आइए। क्यों, ये ईजी वे रहता है, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं। आप पहले मैग्नीशियम को करो, फिर ऑक्सीजन करो, फिर इसको करो, कोई दिक्कत नहीं आती। बट ये ईजी वे होता है कि फर्स्ट यू डू दी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसको क्या करो, आप बैलेंस करो। ठीक है, तो ये आपका स्टेप 2 हो गया कि आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है और मुझे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से क्या करना है, बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब आ जाओ स्टेप 3। स्टेप 3 क्या बोलता है, स्टेप 3 बोलता है कि आपको जो एलिमेंट्स है, ये आपका क्या हुआ, ये आपका रिएक्टेंट साइड है, ये आपका प्रोडक्ट साइड है। ये एरोहेड है, एरोहेड से इधर क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, इधर क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। ये LHS है, LHS लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है, रिएक्टेंट है, और राइट हैंड साइड में आपका क्या, प्रोडक्ट है। आपको क्या करना है, इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक टेबल फॉर्म में अरेंज करना है। कैसे करना है, देखिए, आप यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट, टेबल है, उस टेबल में आप क्या लिखे, एलिमेंट लिख दिए। ठीक है, अब आप दूसरे पे क्या लिखोगे, दूसरे पे लिखोगे रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट लिख दिया। और तीसरे पे आप क्या लिखोगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, एलिमेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब क्या करोगे, आप क्या करोगे, जो भी एलिमेंट्स है उसको आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे। देखो, यहाँ पे मुझे क्या, एक मैग्नीशियम एलिमेंट लग रहा है और एक ऑक्सीजन एलिमेंट, 2 एलिमेंट है। मैग्नीशियम आ गया, ऑक्सीजन मैंने एक एलिमेंट लिख दिया। Mg, इसमें भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैंने ऑलरेडी लिख दिया। आपको उसको दोबारा नहीं लिखने, सिर्फ आपको एक एलिमेंट एक ही बार लिखना है। मैग्नीशियम है तो बस मैंने यहाँ का मैग्नीशियम, यहाँ के मैग्नीशियम को दोनों को एक बार ही लिखना है। मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम लिख दिया, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया। अब देखो, अब आप क्या करोगे, अब आपको यहाँ पे लिखना है रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में मैग्नीशियम के कितने एलिमेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है। इसमें क्या है, मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम है। कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट लिखना। प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम के कितने कंपाउंड है, MgO कंपाउंड है, उसमें कितने मैग्नीशियम के एलिमेंट है, एक एलिमेंट। तो आप क्या लिखोगे, उसमें सिर्फ एक एलिमेंट लिखोगे। ये हो गया। अब आ जाओ ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में कितने एलिमेंट का एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। O2 है ना, तो O2 है तो 2 एलिमेंट है। और प्रोडक्ट साइड में कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है। अब देखो, इस टेबल को देख के आपको जज करना है कि आप देख रहे होंगे कि मैग्नीशियम क्या है, बैलेंस्ड है। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम का रिएक्टेंट साइड में भी एक ही कंपाउंड एलिमेंट है और प्रोडक्ट साइड भी एक ही एलिमेंट है।
ऑक्सीजन का रिएक्टेंट में साइड में 2 एलिमेंट है, आप देख रहे होंगे, और प्रोडक्ट साइड में 1 एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन में गड़बड़ है, ऑक्सीजन को मुझे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करेंगे, आइए देखते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 2 हो जाए और 2 और 2 हो के बैलेंस हो जाए। तो मैंने प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई किया, मैंने प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो मैंने बॉक्स इसलिए बनाया था, क्यों, क्योंकि आप इस 2 को कहीं यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई करना है, मैग्नीशियम के साथ मल्टीप्लाई करना है। आप इस बॉक्स के बाहर ही कुछ छेड़छाड़ी कर सकते हो, आप इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस MgO के बाहर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको लग क्या होगा कि बैलेंस हो गया, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 बैलेंस हो गई, नहीं बैलेंस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि आपके प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन को डबल करने के चक्कर में आपका मैग्नीशियम का बैलेंस बिगड़ गया। कैसे बिगड़ गया, यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने 2 एलिमेंट हो गए, अब 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने हो गए, 2 एलिमेंट हो गए, और यहाँ पे मैग्नीशियम का कितना 1 एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट मैग्नीशियम गड़बड़ा गया। अब मैग्नीशियम गड़बड़ा गया तो मैग्नीशियम को पहले सही करो। तो मैग्नीशियम को सही करने के लिए देखो, अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, क्यों, क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट साइड मैग्नीशियम कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 है तो मुझे यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा, तो इंटू 2 करो इक्वल टू 2, तो मुझे यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपके क्या होगी, बैलेंस इक्वेशन होगी। 2Mg + O2 मिलकर 2MgO बैलेंसिंग इक्वेशन होगी। समझ गए, स्टेप ध्यान रखना। स्टेप 1 मेक बॉक्स, आपको बॉक्स बनाना है, आपकी 50% गलती करने के चांसेस कम हो गए। दूसरे स्टेप में वो एलिमेंट चूज करना है जो आपको इजी साइड लगे, या फिर जो एनसीईआरटी क्या बोलती है, आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लीजिए, वहाँ से शुरुआत कीजिए, तो आपका ईजी रहता है बैलेंसिंग करना। और तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है जिसमें आपको एलिमेंट्स को लिखना है और फिर आपको देख के यहाँ पे बैलेंसिंग करनी है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको ईजी रहेगा समझने में, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। आपका मैंने एनसीईआरटी का ही एक इक्वेशन दिया, ये जो मैग्नीशियम रिबन का है ये आपके एनसीईआरटी का ही टॉपिक है, इसमें एक एक्सपेरिमेंट में बॉक्स में दे रखा है ये इक्वेशंस। एक और इक्वेशंस को बैलेंस करके देख लेते हैं। सपोज करो FeA + H2O, ये रिएक्शन करके तुम्हारा बनता है Fe3O4, Fe3O4 ये 3 है और प्लस H2। पहला स्टेप, अब मैं स्टेप नहीं लिखूंगा, पहला स्टेप बॉक्स बनाना है, तो मैंने क्या किया, इसके चारों तरफ बॉक्स बना दिया ताकि मेरे गलती करने के चांसेस 50% कम हो गए। स्टेप 2 मैं उस एलिमेंट को चूज करूंगा जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और वहां से मैं क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा बैलेंसिंग रिएक्शन। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करूंगा, देखते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं। अब तीसरा स्टेप क्या था, तीसरा स्टेप था एलिमेंट, यहाँ पे मैंने एलिमेंट लिख दिया, यहाँ पे मैंने रिएक्टेंट लिख दिया, और यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट लिख दिया, ठीक है, ये मैंने टेबल बना दी। अब एलिमेंट क्या है, एक तो फेरस है, एक तुम्हारा हाइड्रोजन है, और दूसरा तुम्हारा, तीसरा तुम्हारा ऑक्सीजन है। Fe हो गया, H हो गया, O हो गया, Fe हो गया, O हो गया, H हो गया। दोबारा नहीं लिखना, ध्यान रखना, ठीक है, एक बार ही लिखना है। अब देखो रिएक्टेंट साइड में Fe कितना है, 1 है, प्रोडक्ट साइड में Fe कितना, 3 है, ओके। हाइड्रोजन की जब मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन तुम्हारा रिएक्टेंट साइड में कितना है, 2 है, प्रोडक्ट साइड कितना है, 2 ही है, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, रिएक्टेंट साइड 1 है और प्रोडक्ट साइड कितना है, 4 है। अब देखो मैंने क्या कहा था कि मैं वहाँ से शुरुआत करूँगा जो मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, तो मुझे Fe3O4 कॉम्प्लेक्स लगता है। अब Fe3O4 में सपोज करो मैं O4 से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि इसकी थोड़ा सा 4 है, तो मैं कह रहा हूँ कि जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ से शुरुआत करता हूँ। तो O4 है तो मैं पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। मैंने ये एलिमेंट चूज़ किया Fe3O4 से, फिर Fe3O4 में मैं ऑक्सीजन से शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि ऑक्सीजन की थोड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ, देखो कैसे शुरुआत करेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू 4 हो गया। तो मुझे ऑक्सीजन को क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये थोड़ा मिस्टेक है, आप दिखने में दिक्कत होगी, ये 4, ठीक है, ये 4 मैंने 4 से क्या किया, ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करना था, मुझे ऑक्सीजन को 4 गुना करना था। मैंने इस पूरे बॉक्स के बाद 4 लगाया, क्योंकि मैं ऑक्सीजन के अंदर छेड़छाड़ी नहीं कर सकता, मेरे को जो भी मल्टीप्लाई करना होगा मुझे इस बॉक्स के बाहर ही कर सकता हूँ। तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4 से जैसे मल्टीप्लाई किया तो आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ कितना था, यहाँ हाइड्रोजन तुम्हारा 2 था पहले, अब कितना हो गया, 8 हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, 2 है, मतलब पहले जो बैलेंस्ड था हाइड्रोजन अब तुम्हारा क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया हाइड्रोजन, ठीक है, अनबैलेंस्ड हो गया। तो अब देखो उसको बैलेंस करो, तो पहले यहाँ पे कितना, अब पहले 2 था, अब तुम्हारा 4 हो गया, मतलब 4 × 2 कितना हो गया, 8 हो गया, तो × 4
तो इक्वल टू कितना 8, तुम्हारे यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 8 है, तो मुझे वहाँ भी 8 करने पड़ेंगे, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वल टू 8, तो मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना। मैं दोबारा लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये 4 टाइम्स ऑफ मुझे करना पड़ जाएगा S2 को, 4 टाइम्स करना पड़ जाएगा S2 को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 × 2 हाइड्रोजन कितना 8 है और यहाँ पे 4 × 2 हाइड्रोजन कितना 8 है, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब बचा क्या, Fe। तो Fe को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे Fe कितना 3 है और यहाँ पे कितना 1 है, तो मतलब सीधा है मुझे कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तुम्हारा 3 आ गया, मुझे यहाँ से 3 से अप्लाई कर, ये आपकी होगी बैलेंसिंग इक्वेशन। ईजी है। ऐसे ही 1-2 वीडियो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, तो आपको एक्सरसाइज के तौर पे प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ तो बहुत इजी है, इजी तौर पे आपको समझना है और ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप करना है, सीधे डायरेक्ट नहीं करना है। कोई होशियार है तो उसको आता है तो वो डायरेक्ट कर लेता, तो फिर वो स्टेप के नंबर नहीं देता, आपको स्टेप के भी नंबर होते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो आपको स्टेप वाइज स्टेप चलना है, आपको डायरेक्ट सीधा स्टेप 3 पे नहीं पहुँचना है। ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप लेना, तभी आपके नंबर एक भी ना कटे। ठीक है, तो ये होगी तुम्हारी बैलेंसिंग इक्वेशन। अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ इक्वेशन में पहली इक्वेशन आ जाएगी तुम्हारी कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो पहली इक्वेशन तुम्हारी क्या आ जाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आ गई। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या बोलती है, द रिएक्शंस इन विच 2 और मोर substance react each other and make a combined single compound. For example, suppose करो A plus B, एक A कंपाउंड था, वो B के साथ रिएक्शन करके तुम्हारा कंपाउंड बना रहा है, सपोज करो AB। A कंपाउंड था जो B के साथ रिएक्शन करके तुम्हारा कंपाउंड क्या बना रहा है, AB। कहने का मतलब अब डेफिनेशन बनाओ, आपको डेफिनेशन रटनी नहीं है, डेफिनेशन अब बनाओ कि 1 or two or more substance react each other and make a सिंगल कंपाउंड नाउन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये कह रहा है कि ए और बी रिएक्ट करके कोई कंपाउंड सिंगल कंपाउंड बना रहे ए बी। ठीक है, तो ये आपको एक जनरल फॉर्मेट में मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बना दी। अब आप क्या करो, बोर्ड में एक एग्जांपल लिख दो। कैसे लिखोगे कि फॉर्मेशन ऑफ कोल, ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल लिख दो। तो बर्निंग ऑफ कोल की इक्वेशन क्या होती है, CO2 के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है हमारा CO2, तो दैट इज दी बर्निंग ऑफ कोल। तो इसको क्या बोलेंगे, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल। तो यही फॉर्मेट बना, ए की जगह C है, बी की जगह O2 है, ए बी की जगह CO2 है। मतलब क्या हुआ कि दो सब्सटेंस है रिएक्ट कर रहे हैं और तीसरा सब्सटेंस बना रहे हैं CO2। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, उसी तरह एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, H2 + O2 दैट इज H2O। तो ये बैलेंसिंग नहीं है, तो इसको बैलेंस कर दो। अब डायरेक्ट बैलेंस करना सीख जाओ। कैसे, H2 के 2 है, H2 के 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन 4 हो गया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया बैलेंसिंग रिएक्शंस। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, बर्निंग ऑफ कोल एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर है और ये बर्निंग ऑफ कोल, 2 एग्जाम्पल है और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। ठीक है, अगला टाइप्स आ जाओ। अगला टाइप आता है तुम्हारा डीकम्पोजिशन। ठीक है, डीकॉम्बिनेशन, सॉरी दूसरा कर देते हैं, डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो ये तुम्हारी आ गई डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जनरल पहले फॉर्मेट बनाता, पहले आप फॉर्मेट बताऊंगा मैं आपको, फिर डेफिनेशन बताऊंगा। तो पहला फॉर्मेट कैसे लिखेंगे कि कोई भी एक सब्सटेंस है A विच ब्रेक्स इनटू B + C। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब मैं डेफिनेशन बताऊंगा। अब डेफिनेशन क्या होगी कि एनी सब्सटेंस, एनी सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट इनटू 2 पार्ट दैट इज B and C नाउन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एनी सब्सटेंस विच स्प्लिट इनटू 1 or more पार्ट्स, ठीक है, दैट इज स्प्लिट रिएक्शन। और इसको स्प्लिट करने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए मुझे कुछ न कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। देखो ये डस्टर है,
इस डस्टर को मुझे क्या करना है, 2 पार्ट में क्या करना, ब्रेक करना। इस 2 पार्ट में ब्रेक करने के लिए मुझे कुछ न कुछ इसमें क्या देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, कुछ मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क मतलब एनर्जी, तो मुझे कुछ न कुछ एनर्जी इसमें देनी पड़ेगी, तभी ये डस्टर 2 पार्ट में क्या होगा, स्प्लिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि कॉम्बिनेशन डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को हैपन होने के लिए कुछ न कुछ एक्सटर्नल हीट मुझे देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ होगी तुम्हारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि तुम्हारा CaCO3 है, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट तुम्हारा हीट के प्रेजेंस में स्प्लिट इनटू 2 पार्ट, दैट इज CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में A कोई सब्सटेंस होता है वो B+C बनाता है। उसी प्रकार मैंने एक एग्जांपल लिख दिया कि जो कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नामांकन देख लेना, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट स्प्लिट इनटू 2 पार्ट, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 कैल्शियम ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये तुम्हारी क्या होगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। अब मैंने डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या बताया कि कोई भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन को होने के लिए मुझे कुछ हीट देनी पड़ेगी, और हीट मुझे यहाँ पे देनी ही पड़ेगी, तब जाके तुम्हारा CaCO3 स्प्लिट होगा CaO और CO2 में। तो मुझे कुछ न कुछ एक्सटर्नल वर्क करना ही पड़ेगा। ये तुम्हारी होगी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, अब डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के 3 टाइप होते हैं। कितने? 3 टाइप होते हैं। पहला आता है पहला तुम्हारा आता है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है, आगे लिख देना डीकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मल डीकम्पोजिशन। अब थर्मल डीकम्पोजिशन में क्या होगा कि यदि मैं हीट दे रहा हूँ, किसी भी सब्सटेंस को हीट दे रहा हूँ और वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था, ये जो एग्जांपल मैंने दिया था CaCO3 का, ये थर्मल डीकम्पोजिशन। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने क्या दी थी, हीट दी थी, और हीट देने से ये तुम्हारा बन गया CaO + CO2, 2 पार्ट में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। तो ये थर्मल डीकम्पोजिशन है। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें हीट दी। उसी तरह दूसरा तुम्हारा टाइप आता है, तुम्हारा थर्मल के बाद में आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन में क्या होता है कि इसमें जैसे हीट दी थी, तो अब इसमें मुझे क्या देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ेगा, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ये वाटर है। ये वाटर में जब मैं करंट पास करवाऊंगा, ये करंट लिखा है, ये करंट लिखा है, H2O है, H2O में जब मैं करंट पास करवाऊंगा तो ये H2 + O2 में टूट जाएगा। ठीक है, ब्रेक हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन हो जाएगा। यदि मैं वाटर, कोई सब्सटेंस है, वाटर में करंट पास करूंगा तो ये H2 और O2 में डिकम्पोज हो जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। उसी प्रकार तुम्हारा तीसरा आता है तुम्हारा फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ठीक है, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, ये 2 हो गए। ठीक है, अब तीसरा आता है तुम्हारा फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन क्या बोलता है कि यदि एनर्जी मैं सनलाइट की फॉर्म में दे रहा हूँ तो दैट इज नाउन एज फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो यदि कोई रिएक्शन है उसमें मैं एनर्जी जो दे रहा हूँ वो सनलाइट की फॉर्म में दे रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल AgCl2 सिल्वर क्लोराइड में यदि मैं यहाँ पे सनलाइट को, ऐसे भी आप शो कर सकते हैं। ठीक है, ये सनलाइट होती है, या फिर आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं सनलाइट। ठीक है, यदि AgCl2 में सनलाइट दे रहा हूँ तो ये तुम्हारा किसमें Ag और +Cl2 में टूट जाता है या ब्रेक हो जाता है, दैट इज टाइप ऑफ फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन हो जाता है। ठीक है, ये 2 इक्वेशंस हो गई। अब एक और इक्वेशन है इसकी, AgBr2 AgCl2 ये सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड में भी यदि मैं सनलाइट यदि मैं पास करवाऊँ तो ये Ag + Br2 में टूट जाता है। इस इक्वेशन जो है ना, ये वाली इक्वेशन का कुछ इंटरेस्टिंग यूज़ है जो बोर्ड में कई बार पूछा है। तो इस इक्वेशंस का जो यूज़ है ना, वो क्या है, वो है तुम्हारा फोटोग्राफी ब्रैकेट में ब्लैक एंड, यहाँ तो ब्लैक या फिर वाइट,
तो वाइट और ब्लैक जो फोटोग्राफी होती है ना, उसमें इस इक्वेशंस का यूज होता है। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि फोटोग्राफी इक्वेशंस, जो फोटोग्राफी में जो इक्वेशंस यूज होती है वो AgCl2 वाली ये इक्वेशन यूज होती है, और यही आपको लिखनी है, जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है, और ये कई बार बोर्ड में एग्जाम में पूछ रखा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद में तीसरी आती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो तीसरी तुम्हारी आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बोलती है कि कोई भी एक सब्सटेंस होता है, कोई भी एक एलिमेंट होता है, वो क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। कोई ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, जो कम रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना, उसको जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो उसको क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। कैसे करता है देखते हैं। ठीक है, सपोज करो मैंने एक एग्जांपल लिखा कि ये वाला लिखो Zn प्लस कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या लिखा है, ये है आपका कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है, Zn प्लस CuSO4, ये जब इक्वेशन होती है तो इसमें क्या करता है, ये जो Zn है ना, इसमें इसकी रिएक्टिव पावर ज़्यादा होती है, तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे रिएक्ट कर जाता है और कॉपर को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो कहने का मतलब इक्वेशन तुम्हारी, अब तुम्हारा नया प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा, और तुम्हारा Cu क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब क्या हुआ कि Zn ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि Zn की रिएक्टिव पावर ज़्यादा थी। ये इसको रिएक्टिव करने की जो पावर है वो कॉपर से ज़्यादा है, इसलिए Zn ने क्या किया, कॉपर को धक्का मार के निकाल दिया, और Zn लग गया सल्फेट के साथ और कॉपर को अकेला छोड़ दिया। तो ये तुम्हारी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस हो गई। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो गई, और इसके बाद में नेक्स्ट वन आती है तुम्हारी, ये तुम्हारा तीसरा टाइप हो गया, और चौथा टाइप आता है तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ गई। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गई क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में कुछ नहीं होता, ये जो चीज़ होती है ना, ये डबल बार होती है। कैसे होती है डबल बार, अब देखो ये तुम्हारा हो गया, सपोज करो Na2SO4, ये तुम्हारा सोडियम सल्फेट कंपाउंड है। ये तुम्हारा हो जाएगा बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड ले लेता हूँ। ठीक है, ये बेरियम क्लोराइड है। ये बेरियम क्लोराइड, जब ये तुम्हारा सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, तो अब क्या देखो, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि ये यहाँ पे आया और इसको निकाल दिया। ठीक है, यही हुआ था। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये यहाँ पे आया, अब इसको निकलना था लेकिन निकला नहीं, और ये यहाँ पे आ गया, तो ये यहाँ पे चला गया और यहाँ का एलिमेंट यहाँ पे आ गया। तो ये इसीलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो इसमें क्या हुआ था, इस एलिमेंट ने इसको लात मारा और भगा दिया। यहाँ पे ये हुआ है कि इस एलिमेंट ने इसको लात मारा, बट ये वहाँ पे भग गया था, अब ये यहाँ पे भग के वापस इसके साथ क्या हो गया, रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, और ये बेरियम के साथ क्या बन जाएगा, BaSO4 बन गया। ठीक है, ये तुम्हारी क्या हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ठीक है, ये चीज़ है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अब नेक्स्ट वन आ जाओ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस, ठीक है, 5.1 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब देखो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ O2, एडिशन ऑफ O2, O से O याद रखना, तो एडिशन ऑफ O2। ठीक है, एडिशन ऑफ O2 हो रहा है, या फिर इसका अपोजिट क्या होगा, जो तुम्हारा रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा, यहाँ फिर हाइड्रोजन का क्या होगा, रिलीज होगा। हाइड्रोजन रिलीज होगा, यहाँ पे रिलीज की जगह आप लिख सकते हैं रिमूवल। ठीक है, वो सही रहेगा। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें इसका उल्टा होता है। इसमें एडिशन ऑफ O2 हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा रिमूवल ऑफ O2, उल्टा। ठीक है, इसमें रिमूवल ऑफ O2, और यहाँ पे रिमूवल ऑफ H2 हुआ, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ H2 हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, एडिशन ऑफ H2। ठीक है, तो ये चीज़ है आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। अब देखो, अब इसके एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में देखें तो ये तुम्हारा कॉपर है। कॉपर क्या कर रहा है,
कॉपर है तुम्हारा, कॉपर ऑक्साइड है, वो H2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, या फिर आप ये करो, पहले आप ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन ले लेते हैं कि कॉपर है वो तुम्हारा O2 के साथ रिएक्शन करके तुम्हारा क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड। इसमें क्या हुआ, पहले कॉपर था, अब कॉपर के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ये तुम्हारी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये अपनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। अब आ जाओ रिडक्शन पे, तो ये तुम्हारा जो कॉपर ऑक्साइड है इसको मैं सपोज करो H2 के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा तुम्हारा Cu और प्लस H2। अब देखो ये इंटरेस्टिंग इक्वेशंस है। देखो क्या हुआ कि कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन था वो कॉपर के साथ ऑक्सीजन अब हट गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, ये तुम्हारी क्या होगी, रिडक्शन। तो ये तुम्हारी क्या होगी, रिडक्शन इक्वेशन होगी। अब देखो H2 था अकेला, H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये तुम्हारी क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ये रिडक्शन है और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है। अब देखो ऐसी इक्वेशन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं उसको बोलते हैं रेडॉक्स। तो ये रेडॉक्स इक्वेशंस का एक एग्जांपल भी है। रेडॉक्स इक्वेशन किसको बोलते हैं, वो इक्वेशंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। तो इसमें साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन दोनों समझ में आ गया। ठीक है, एडिशन ऑफ O2 ऑक्सीडेशन, तो O से O याद रखना, एडिशन ऑफ O2। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सारे इसके नोट्स जो है हैंड रिटन नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सारे एकदम डिक्टो हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे एकदम मतलब व्यवस्थित नोट्स हैं। आपको बोर्ड में कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस वो नोट्स हैं लिख देना, आपके नंबर मिल जाएंगे बस। ठीक है, तो उस नोट्स को ध्यान से संभाल के रखना। ठीक है, वो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंग्वेज कैसे लिखनी बोर्ड में वो मैंने उस नोट्स में समझा रखा है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसमें एक टॉपिक बच गया, कोरोजन। ठीक है, कोरोजन। अब देखो कोई भी घर में आपने देखा होगा कि कोई मेटल की चीज़ होती है वो जल्दी जंग लग जाता है। क्यों लग जाता है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में खुली पड़ी रहती है। इसलिए अपन क्या करते हैं, जो भी लोहे की चीज़ें होती है उस पर पेंट करते हैं। अब देखो पेंट करते हैं, अब देखो कोरोजन के लिए जो कॉज है, कॉज में क्या आएगा तुम्हारा, रेन। यदि किसी मेटल पे रेन हो रही है, ठीक है, तो पानी गिर रहा है तो वो उसमें कोरोजन हो जाएगा। हो सकता है कि आपका मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है आपके इन्वायरमेंट में, यदि ज़्यादा मॉइस्चर है तो भी दिक्कत होगी। ठीक है, एसिड है, कोई मेटल है जिस पे एसिड गिर गया तो भी उसका क्या हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा। ठीक है, एयर है, एयर में भी मॉइस्चर रहता है तो एयर की वजह से तुम्हारा क्या हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जिनसे क्या होता है, कोरोजन होता है। और इन कोरोजन से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, पेंट्स करते हैं। पेंट मेटल पे क्या करते हैं, पेंट करते हैं, ताकि ये जो मेटल है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए किसके, एयर, एसिड, मॉइस्चर, रेन के। तो आपका कोरोजन होने से मेटल क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कोरोजन एक शॉर्ट वे में। इसके मैंने नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिए, मैंने समझा दिया कि कोरोजन क्या होता है। ठीक है, और एक इसमें टॉपिक है, लास्ट टॉपिक इसमें पढ़ लेते हैं चैप्टर का, रेंसिडिटी। ठीक है, तो रेंसिडिटी क्या है वो पढ़ लेते हैं। रेंसिडिटी क्या होती है, देखो जो तुम्हारे घर में जो रहते हैं ऑयली, कुछ ऑयली चीज़ें रहती है या फैट रहते हैं। ठीक है, इन ऑयली और जो फैट होते हैं इन मैटर का क्या होता है, इन मैटर का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, इन मैटर का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, ये जब भी सराउंडिंग इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो इनमें क्या हो जाता है, इनमें ऑक्सीडेशन हो जाता है। और ऑक्सीडेशन की वजह से ये क्या कर देते हैं, बैड स्मेल देते हैं। ठीक है, बैड स्मेल देते हैं और खाने लायक चीज़ें नहीं बचती है जो आपके ऑयली होती है। आपने देखा होगा कि ऑयली चीज़ें होती है वो जल्दी ख़राब हो जाती है। ठीक है, अब आपने एक देखा होगा चिप्स का पैकेट, ये आपको चिप्स का पैकेट है जिसमें बहुत सारी चिप्स रखी है। ठीक है, अब एक कंपनी है जो चिप्स के पैकेट को बनाती है, वो क्या करती है, बहुत सारा प्रोडक्शन करती है।
दुकान पे जाती है, इस दुकान वाले ने चिप्स के 5 पैकेट लिए, इसने 10 खरीदे, इसने 10,000 खरीदे, इसने 20,000 खरीदे, ये लाखों में प्रोडक्शन करती है। अब वो भी ऑयली होती है, चिप्स क्या होती है, ऑयली चीज़ होती है, ख़राब नहीं होती। क्यों नहीं होती, इसका रीज़न बताता हूँ। ठीक है, चिप्स के पैकेट में आपने देखा होगा कि गैस भरी रहती है। वो गैस कौन सी होती है, N2 होती है, नाइट्रोजन। अब सर ये बताओ कि ये नाइट्रोजन को ही क्यों भरा अंदर, ये भी तो चाहिए, बहुत सारी गैसें हैं एनवायरनमेंट में, नाइट्रोजन को ही क्यों भरा? तो इसका रीज़न ये है कि जो नाइट्रोजन होती है वो इनएक्टिव होती है। इनएक्टिव मतलब इनएक्टिव मतलब ये किसी भी सब्सटेंस से इजीली रिएक्ट नहीं करती है। इनएक्टिव होती है, ये इजीली रिएक्ट नहीं करती। अब इजीली रिएक्ट नहीं करती है, इनएक्टिव होती है, क्यों होती है इनएक्टिव, ये भी बता देता हूँ। देखो, नाइट्रोजन का आपने देखा होगा स्ट्रक्चर N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। ठीक है, थोड़ा सा कंपटीशन टाइप हो गया, चलो बता देता हूँ। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। अब N ट्रिपल बॉन्ड N होता है तो आपने देखा होगा कि एक सिंगल बॉन्ड भी होता है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है, और नाइट्रोजन के साथ क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसको ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, इसको ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, इसको ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। किस में एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड में। ट्रिपल बॉन्ड में एनर्जी ज़्यादा चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इन्वायरमेंट में इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं होती कि इसके ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ दे। अब जब तक ये ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक किसी और सब्सटेंस से ये रिएक्ट करेगा नहीं। तो इसके ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये एनर्जी इन्वायरमेंट में अवेलेबल नहीं होती। इसीलिए इसमें क्या करते हैं, N2 गैस को भर देते हैं और ये N2 गैस इन चिप्स को बचाती है। किससे? ऑक्सीडेशन से। और यदि ऑक्सीडेशन इस चिप्स का नहीं होगा तो बैड स्मेल भी नहीं आएगी और वो ईजीली मार्केट में अवेलेबल रहेगी बिना किसी साइड इफेक्ट के। ठीक है, तो ये चीज़ था रेंसिडिटी। ठीक है, आपका चैप्टर तो खत्म हो गया। अगले चैप्टर में हम करेंगे इसके NCERT से जो बुक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं वो करेंगे, न्यूमेरिकल होंगे वो करेंगे, बैलेंसिंग क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, कुछ नए एग्जाम्पल लेके आऊँगा वो भी करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और उसके साथ अगला चैप्टर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे पहले, फिर जो NCERT के बुक्स के क्वेश्चन है वो भी करेंगे और फिर अगला चैप्टर पे जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए और समझ में नहीं आई तो डाउट पूछिए, कमेंट सेक्शन में बताइए जो भी टॉपिक समझ में नहीं आया। और कुछ कम्पिटेटिव टाइप पढ़ना है तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ऐसे कुछ कम्पिटेटिव क्वेश्चंस भी आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए पढ़िए।